वी आर स्टार्टिंग विद न्यू चैप्टर बायोमोलिक्यूल। जैसा कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पिछले चैप्टर में सेल, आज हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री ऑफ सेल। केमिस्ट्री ऑफ सेल का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड। द केमिस्ट्री ऑफ केमिकल कंपाउंड, द केमिस्ट्री ऑफ सेल, यानी सेल की केमिस्ट्री को हम आज जानेंगे। जो भी अभी तक हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में, लेकिन आज हम जानेंगे सेल के केमिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, सेल के प्रोटोप्लाज्मिक कंपोजिशन के बारे में, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के केमिकल कंपोजिशन के बारे में, जिसे हमें बायोमोलिक्यूल के रूप में स्टडी करना है, जिसे हम बायोकेमिस्ट्री या द केमिस्ट्री ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि टॉपिक है हमारा बायोमोलिक्यूल। क्या होता है बायोमोलिक्यूल, इस चीज के बारे में हम जानेंगे। देखिए, जैसे हमारा वर्ड है बायोमोलिक्यूल, ये जो वर्ड है बायोमोलिक्यूल, इसमें दो टर्म है। एक टर्म है हमारा बायो और दूसरा टर्म है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब यहाँ जो बायो लिखा हुआ है और मॉलिक्यूल, इस बायो का मतलब क्या आप सभी लोग जानते हैं? बायो का मतलब होता है लाइफ, और मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो भी हमारे कंपाउंड्स के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो भी एटम से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल कहा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पर बायोमोलिक्यूल के बारे में। ठीक है ना, क्या होते हैं, क्यों इन्हें पढ़ाया गया, क्या कारण है? अभी तक जो भी हमने पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, सेल के फंक्शन के बारे में, अब हम जानेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। एक बात आती है कि हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते क्यों हैं, क्यों दिया गया हमको पढ़ने के लिए? जैसे सेल में जो भी चेंजेस आते हैं, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, उन सभी उसके जो फंक्शंस होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसके डिपेंड करते हैं उसके केमिकल कंपोजिशन। तो एक तरीके से हम आज केमिकल कंपोजिशन ही जानेंगे। तो देखिए क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ होता है, एंड मॉलिक्यूल इसका मतलब है द कंपाउंड्स which are required, the compounds which are required for completion of activity of life or organisms cellular structure, यानी ऐसे कंपाउंड्स जो किसी भी लाइफ की एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, या ऑर्गेनिज्म की सेल्स के जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी करना क्या कहलाता है? हमारा बायोमोलिक्यूल कहलाता है। तो हम किसी भी सेल में कौन कौन से कंपाउंड्स हैं, कौन कौन से केमिकल्स अवेलेबल हैं, उनकी स्टडी कैसे करेंगे, उनकी एनालिसिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें जान लेना होगा कि एवरी organism in living beings are made up of different chemical compounds. All organisms having same chemical compound, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल हो, या फिर आपका बैक्टीरियल सेल क्यों ना हो, सभी सेल में केमिकल कंपाउंड्स जितने प्रकार के होते हैं वो एक जैसे ही होते हैं। बट जब एक जैसे हैं तो अंतर क्या है दोनों में? टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड तो एक जैसे होते हैं, लेकिन सभी सेल में पाए जाने वाले केमिकल कंपाउंड्स का जो रेशियो होता है वो अलग अलग होता है। तो देखेंगे हम, रेशियो की बाद में बात करेंगे, पहले देखेंगे कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन आता है हमारा केमिकल कंपाउंड्स की, कि कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। तो इन कौन कौन से केमिकल कंपाउंड, क्या क्या केमिकल कंपाउंड है वो, तो उनको जानने के लिए हमें कुछ केमिकल टेस्ट करना पड़ता है। कैसे करते हैं? तो जिस सेल में या जिस टिश्यू में हमें केमिकल कंपोजिशन जानना होता है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोई भी लिविंग टिश्यू, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू या माइक्रोब्स को हम सैंपल के फॉर्म में इकट्ठा करते हैं, उसे उसका पेस्ट तैयार करते हैं। उस पेस्ट को एक सुइटेबल सॉल्वेंट ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड में डिजोल्व करते हैं। डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होता है, उस सॉल्यूशन को फिल्टर करते हैं, क्योंकि इस सॉल्वेंट में सभी प्रकार के अवेलेबल बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं, जो हमारे कंपाउंड होते हैं, वो सोल्यूबल नहीं होते हैं। कुछ उसमें सोल्यूबल भी होते हैं और कुछ सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो अब हम जानेंगे
जो सोल्यूबल है उन्हें क्या कहेंगे, जो सोल्यूबल नहीं है उन्हें क्या कहेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। आइए बात करते हैं जो हमारे केमिकल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए क्या होता है, तो देखेंगे हम लोग केमिकल कंपाउंड्स present in cell called cellular pool, एक सेल के प्रोटोप्लाज्म में जितने भी प्रकार के केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियल अवेलेबल इनसाइड द सेल कॉल्ड सेलुलर पूल। ये सेलुलर पूल दो तरीके का होता है कि जो मटेरियल डिजॉल्व हो जाता है उसे बोलते हैं एसिड सोल्यूबल पूल, और जो डिजॉल्व नहीं होता है उसे बोलते हैं एसिड इन सोल्यूबल पूल। तो आइए बात करते हैं, जो हमारा सेलुलर पूल होता है वो दो तरीके का हो जाता है। सेलुलर पूल दो तरीके का हो जाता है, एक होता है एसिड सोल्यूबल पूल और दूसरा होता है एसिड इन सोल्यूबल पूल। अब हम बात करेंगे एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इन सोल्यूबल पूल की, कौन कौन से हमारे सोल्यूबल हैं और कौन कौन से सोल्यूबल नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सेलुलर पूल को डिजॉल्व करने के लिए जो सुइटेबल सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, सुइटेबल सॉल्वेंट क्या हमारा है, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इस कंपाउंड का नाम आपने सुना होगा, ये हमारा ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है और ये एक अच्छा सॉल्वेंट होता है Cl3CCOOH। इस तरीके से ये हमारा ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड होता है। आइए हम जानेंगे इस ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में कैसे डिजॉल्व करते हैं। किसी भी टिश्यू को, प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को, किसी भी प्लांट टिश्यू को, एनिमल टिश्यू को, माइक्रोबियल पेस्ट को, जब हम इस ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड के सॉल्वेंट में इसको डिजॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। सपोज ये एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, जिसमें आपने सबसे पहले ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड को ऐड किया है, Cl3CCOOH को ऐड किया है। फिर इसके बाद इसमें आप सेलुलर टिश्यू क्या ऐड करेंगे, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, ठीक है ना। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और एनी अदर माइक्रोबियल टिश्यू पेस्ट और माइक्रोबियल सैंपल आप चाहे प्लांट टिश्यू ले लीजिए, चाहे एनिमल टिश्यू ले लीजिए, चाहे आप माइक्रोबियल सैंपल ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, सभी का केमिकल कंपोजिशन एक जैसा होता है, बट सभी कंपाउंड में पाए जाने वाले, सभी टिश्यूज में पाए जाने वाले कंपाउंड्स का जो रेशियो होता है वो वेरी करता है। आइए देखेंगे हम प्लांट टिश्यू में, एनिमल टिश्यू में, माइक्रोबियल, यानी किसी का भी हम सैंपल ले। डिजॉल्व किया गया, जब इसमें आपने डिजॉल्व किया है तो आइए बात करते हैं, देखते हैं इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया है। इसमें आपने ये तैयार कर लिया है सॉल्यूशन, क्या बन गया हमारे पास, सॉल्यूशन बन गया है। अब इस सॉल्यूशन को हमें दो पार्ट में डिवाइड हो, कैसे डिवाइड होता है, इस सॉल्यूशन में इसको जब फिल्टर करते हैं तो फिल्टर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, इस तरीके से ये टेस्ट ट्यूब होता है। इस टेस्ट ट्यूब में ये आपने फनल लिया और इस फनल के द्वारा इसमें आपने फिल्टर किया। जब इसको हम फिल्टर करते हैं तो आइए बात करते हैं, तो कुछ इसमें फिल्ट्रेट इसमें इकट्ठा हो जाता है और कुछ यहाँ रेमिनेंट्स बच जाता है। जो मटेरियल इस तरीके से अलग हो जाता है उसे बोलते हैं फिल्ट्रेट, क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। और जो यहाँ पर रिमेनिंग सब्सटेंस होता है, रिमेनिंग सब्सटेंस होता है, ये होता है हमारा रिमेनिंग
सब्सटेंस, ठीक है ना। यानी जो हमारा सेलुलर पूल था वो दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया, एक हमारा फिल्ट्रेट, दूसरा हमारा वो भी फिल्ट्रेट है बट वो डिफरेंट है। ये यहाँ पर जो कंपाउंड्स अवेलेबल हैं वो हमारे एसिड सोल्यूबल होगा। ये कैसा होगा हमारा एसिड सोल्यूबल पूल होगा। ये कैसा होगा एसिड सोल्यूबल पूल होगा। और इसमें जो अवेलेबल होगा वो कैसा होगा एसिड इन सोल्यूबल पूल होगा। ये कैसा होगा एसिड इन सोल्यूबल पूल होगा। ये हमारा एसिड सोल्यूबल पूल है और ये वाला एसिड इन सोल्यूबल पूल है। मतलब क्या हुआ, ये जो यहाँ इस फनल में अवेलेबल है जो भी कंपाउंड्स रह जाएंगे वो हमारे डिजोल्व नहीं होंगे, और यहाँ पर जो है वो फिल्ट्रेट में अवेलेबल है वो एसिड में डिजोल्व हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं हम लोग, जो हमारा सेलुलर पूल है वो दो तरीके का हो गया, दो कंपोनेंट में डिवाइड हो गया। एक हमारा एसिड सोल्यूबल हो गया, एसिड इनसोल्यूबल हो गया। तो अब हम देखेंगे कौन से कंपाउंड्स एसिड सोल्यूबल हैं और कौन से कंपाउंड एसिड इनसोल्यूबल होते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सेलुलर पूल, सेलुलर पूल दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन एंड एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन और एसिड इन सोल्यूबल फ्रैक्शन। तो आइए बात करते हैं एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन की। एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, the biomolecules which are dissolved in trichloroacetic acid called acid soluble fraction. The biomolecules which are dissolves into which are dissolved in trichloroacetic acid solvent called acid soluble or micro biomolecule। कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे जो हमारे एसिड सोल्यूबल होंगे। चलिए बात करते हैं। जो हमारा फ्रैक्स कंपाउंड था, सॉल्यूशन था, दो फ्रैक्शन में डिवाइड हो गया, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। द बायोमोलिक्यूल्स व्हिच आर डिसॉल्व इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना, उस सॉल्वेंट में, उसे क्या कहते हैं एसिड सोल्यूबल और माइक्रो बायोमोलिक्यूल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए जो कौन कौन से कंपाउंड्स होंगे इसमें। इन और एग्जांपल के लिए इनऑर्गेनिक salts, ions, simple sugar, monosaccharide, oligosaccharide, amino acids, nucleotides, nucleosides, nitrogen bases, alcohol, aldehydes and alcohol aldehyde, ketones and carboxylic acids. All these compounds are soluble in trichloroacetic acid. Inorganic salts, ions,
simple sugars, monosaccharide, oligosaccharides, amino acids, nucleotides, nucleosides, nitrogen bases, alcohols, aldehyde, ketone and carboxylic acid. ये सभी प्रकार के कंपाउंड हमारे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिजॉल्व हो जाते हैं। इसलिए इन सभी कंपाउंड को हम बायो माइक्रो मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, चलिए बात करेंगे। So all these above compounds are called micro बायोमोलिक्यूल। इसलिए इन सभी कंपाउंड्स को हम माइक्रो बायोमोलिक्यूल के नाम से जानते हैं। सेकंड आता है हमारा एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। चलिए बात करेंगे, देखेंगे इसके बारे में। सेकंड आता है एसिड इन soluble fraction. The compounds which are insoluble in trichloroacetic acid solvent called acid insoluble compound. देखते हैं एग्जाम्पल के लिए हमारे पॉलीमर्स लाइक पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, ये हमारे पॉलीमर हैं जो कि पॉलीसेकेराइड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, जो कि एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं, जिन्हें हम एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन भी कहते हैं। यहां पर देखेंगे अभी हम जितने भी हमारे इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में हैं वो सब के सब पॉलीमर हैं, लेकिन एक कंपाउंड ऐसा भी है जो इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में तो पाया जाता है लेकिन पॉलीमर नहीं है। वो कौन सा कंपाउंड है देखेंगे हम, नॉन polymer compound which are present in acid insoluble pool। ठीक है, अब यहां देखेंगे ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो हमारा पॉलीमर नहीं है और फिर भी एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाया जाता है। वो कंपाउंड है हमारा लिपिड। लिपिड एक ऐसा एक्सेप्शन है जो पॉलीमर नहीं है लेकिन फिर भी एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। क्यों पाया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे अभी आपको। देखिए क्या होता है, हमारा जो लिपिड होता है वो एक सेल मेम्ब्रेन का एक कंपोनेंट होता है। जब हम सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन पूरी तरीके से एसिड में डिसॉल्व नहीं होती है। इसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स वेसाइकल्स बना लेते हैं और वो वेसाइकल्स एसिड में इनसोल्यूबल होती हैं। इसलिए हमारा जो लिपिड का कंपोनेंट होता है वो कैसा होता है, एसिड इनसोल्यूबल पूल होता है। तो कह सकते हैं लिपिड्स आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन which are insoluble in acid solvent during destruction of cell insolvent cell membrane forms vesicles। क्या बनाती है,
वेसिकल्स बनाते हैं, वेसिकल्स विच आर इन soluble in एसिड सॉल्वेंट, एसिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां हम देखेंगे कि अभी हमने देखा था एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में हमारे पॉलीमर होते थे। अब पॉलीमर में हमारा पॉलीसेकेराइड्स था, प्रोटीन था, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए था। लेकिन एक हमारा ऐसा कंपाउंड है जो पॉलीमर नहीं होता है, नॉन पॉलीमर कंपाउंड है, जो भी, ठीक है, जो भी पाया जाता है हमारा किसमें, एसिड इनसोल्यूबल में पाया गया है, वो कंपाउंड हमारा है लिपिड। क्या है? लिपिड। लिपिड्स आर द कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच आर इनसोल्यूबल इन एसिड ड्यूरिंग डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल। अगर हम इस सेल को डिस्ट्रॉय करके, पेस्ट बना करके एसिड में डिजोल्व करें तो फिर हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है पूरी तरह डिजोल्व नहीं होता है, ये छोटे छोटे वेसिकल्स बना लेता है, ये छोटे छोटे वेसिकल्स बनाता है जो कि हमारे उसमें इनसोल्यूबल होती हैं, इसलिए एसिड हमारा इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल्स। अभी आपने देखा एसिड इन सॉल्यूबल फ्रैक्शन, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स में आपने देखा, एग्जाम्पल्स में आपने देखा पॉली सैकेराइड, प्रोटीन, लिपिड्स and nucleic acids DNA and RNA, ये हमारे दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए जरा हम देखते हैं कि जो हमारे सेलुलर पूल था वो कैसे डिवाइड हुआ एसिड सोल्यूबल में और एसिड इनसोल्यूबल में। तो देखते हैं जो सेलुलर पूल है, सेलुलर पूल, ठीक है, जो सेलुलर पूल है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है माइक्रो बायो मॉलिक्यूल और दूसरा होता है मैक्रो बायो मॉलिक्यूल। अब ये जो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल है या मैक्रो बायोमॉलिक्यूल है, ये क्यों डिवाइड है, इसका डिवीजन किस बेस पे किया गया है? ये जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ solubility, on the basis of solubility in CCl3COOH ट्राइक्लोरोएसिडिक एसिड सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कौन सा सोल्यूबल है और कौन सा सोल्यूबल नहीं है। तो जो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं ये हमारे सोल्यूबल होते हैं। कैसे हैं? सोल्यूबल इन CCl3COOH सॉल्यूशन। और ये हमारे कैसे होते हैं? इनसोल्यूबल इन CCl3COOH सॉल्यूशन। अब देखिए जो माइक्रो बायोमॉलिक्यूल हैं ये हमारे सोल्यूबल होंगे और जो हमारे मैक्रो बायोमॉलिक्यूल होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं। अब हम जानेंगे तो माइक्रो के एग्जांपल तो पहले जान चुके हैं, मैक्रो के भी जान चुके हैं। इन्हें माइक्रो और मैक्रो क्यों कहा जाता है अब इसके बारे में जानेंगे। तो जो माइक्रो और मैक्रो वर्ड दिया गया है वो दिया गया इनके मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे किसका कौन से या कितने मॉलिक्यूलर वेट तक के कंपाउंड माइक्रो में आएंगे और कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे या उनका कितना मॉलिक्यूलर वेट होगा कि वो मैक्रो बायोमॉलिक्यूल के रूप में जाने जाएंगे। तो देखेंगे हम लोग कौन से होंगे मैक्रो और कौन से होंगे माइक्रो सॉरी। अब जरा ध्यान दीजिए माइक्रो मॉलिक्यूल या माइक्रो बायोमॉलिक्यूल ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 से लेकर के 800 के बीच होता है।
और लेस देन 1000 डाल्टन होता है, वो हमारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल कहलाते हैं। तो कह सकते हैं दोज कंपाउंड्स which having molecular weight in the range of 18 to 800 Dalton, 18 to 800 Dalton, or less than 1000 Dalton, called microbiomolecule. ओके, ऐसे बायोमोलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम 18, मैक्सिमम 800 डाल्टन और लेस देन 1000 डाल्टन, ये हमारे क्या कहलाते हैं? माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखें इसमें, एग्जाम्पल के लिए इनऑर्गेनिक salts, ions, simple sugars like monosaccharide, oligosaccharide, amino acids, fatty acids, nucleotides, and nucleosides, nitrogen bases also, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में जो हमारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल के हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट जो कि आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ सिंपल शुगर जैसे कि मोनोसेक्राइड्स हैं, हमारे ओलिगोसेक्राइड्स हैं, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड नाइट्रोजन बेस आल्सो, ये सभी हमारे माइक्रो बायोमोलिक्यूल कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। अभी हम लोगों ने देखा था माइक्रो बायोमोलिक्यूल, अब देखेंगे हम मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। द कंपाउंड्स which are present in cytoplasm or components of cell organelles, called biomolecules, and having molecular weight about more than 10,000 Dalton, called macrobiomolecules। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल्स macrobiomolecules are polymer compounds except lipid। देखेंगे प्रोटीन,
पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, नो पॉलीमर, कंपोनेंट्स, कंपोजिशन is glycerol and fatty acid. यहां पर हम देखेंगे एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोबायोमोलिक्यूल जो कि हमारे पॉलीमर होते हैं. पॉलीसेकेराइड पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है, एंड लिपिड्स ऐसा कंपाउंड है जो हमारा पॉलीमर नहीं होता है, जिसका कंपोजिशन ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स होता है. ठीक है.